आज मनाया जाएगा ईद उल अजहा का त्योहार। नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को देंगे बधाई और एकता और भाईचारे का त्योहार माना जाता है। साथ ही साथ कुर्बानी को लेकर मुसलमानों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो आज बकरीद का त्योहार है, आज ईद उल अजहा का त्योहार है। देश भर में आज ईद उल अजहा मनाई जाएगी और नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को बधाई देते दिखेंगे। एकता और भाईचारे का त्योहार माना जाता है ईद उल अजहा। कुर्बानी को लेकर मुसलमानों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज कुर्बानी का दिन भी है। बकरीद को जोरों शोरों से उत्साह के साथ मनाया जाता है, मुबारकबाद बांटी जाती है और आज मनाया जाएगा ईद उल अजहा का त्योहार। देश भर के लोगों में, मुसलमान समाज में जोरों शोरों से उत्साह देखा जा रहा है। नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को देंगे बधाई और एकता और भाईचारे का ये त्योहार है। कुर्बानी को लेकर मुसलमानों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी ईदगाह से। सूरज, क्या कुछ वहां का माहौल नजर आ रहा है? आज ईद उल अजहा का खास त्योहार है। देखिए अंजलि, मैं इस वक्त राजधानी भोपाल के ईदगाह मस्जिद में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो नमाज अदा करने की, विशेष नमाज अदा करने की प्रक्रिया होती है वो चालू हो चुकी है। मैं अपने कैमरामैन साथी से बोलूँगा कि ये तस्वीरें दिखाइए। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो शहर काजी हैं वो नमाज अदा करवा रहे हैं और जो आसपास के राजधानी भोपाल में जो मुसलमान रहते हैं वो यहाँ पर नमाज अदा करने आए हैं। और ये जो ईदगाह, ये जो ईद है इसे बकरीद भी कहा जाता है। इसमें कुर्बानी दी जाती है और नमाज अदा करने के बाद ये सब एक दूसरे को बधाई भी देते हैं। एकता और भाईचारे का भी पर्व माना जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर मुसलमानों की बात करें तो इनका एक विशेष त्यौहार माना जाता है और इस विशेष पर्व में विशेष नमाज अदा हो रही है। 7 बजे से नमाज ये जो अदा होनी थी, लोग आ रहे हैं और नमाज की जो अदा होने की प्रक्रिया, आप तस्वीरें देख सकते हैं अंजलि, हजारों हजार की तादाद में लोग मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी, बाहर से मैं आया, सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। अगला सवाल यही था, क्योंकि भारी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, व्यवस्थित है मामला? जी अंजलि, निश्चित तौर पर, क्योंकि हम भी बाहर से ही आए हैं और जब अंदर आ रहे थे तो पूरा जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मुस्तैद है। गाड़ी पार्किंग करने की विशेष व्यवस्था की गई है। तो पुलिस के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती गई है। पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है। और बड़ी बात अंजलि ये है कि आज सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा जो मैदान है ईदगाह मस्जिद के जो सामने का अंदर की जो तस्वीर है वो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से बारिश होने के बावजूद भी किस तरह से यहाँ पर भीड़ देखी जा रही है। और लोग इस पावन पर्व को, क्योंकि मुसलमानों का पावन पर्व माना जाता है, इसके बाद नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को बधाई देंगे। उसके बाद जो ये कुर्बानी होती है, कुर्बानी देंगे। ये कुर्बानी का जो सिलसिला है 3 दिन तक चलता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी बूंदाबांदी चल रही है, क्योंकि आप मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पर हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है, लेकिन लगातार बारिश इनके उसमें आड़े नहीं आ रही है। और तमाम जो मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं वो आ रहे हैं और अपनी विशेष नमाज जो ईदगाह हिल्स में अदा कर रहे हैं, ईदगाह मस्जिद में अदा कर रहे हैं। अंजलि, बिल्कुल भारी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं मुस्लिम समाज के लोग और आज खास त्योहार है, ईद उल अजहा का त्योहार है, वो देखकर पता चल रहा है नमाज अदा की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वहां की तस्वीरें साझा करने के लिए सूरज। और अब अगली खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है। देखिए, गर्मी के कारण वहां के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई है। 25 जून तक स्कूल रहेंगे बंद। सीएम के आदेश के बाद शिक्षा मंत्री ने बढ़ाया ग्रीष्मकालीन अवकाश और बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। लगातार हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार और अब ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि इस बार की जो गर्मी है वो जानलेवा साबित हुई थी। खासकर बहुत सारे राज्यों से इस तरीके की तस्वीरें भी निकल कर आई थी जहां बच्चों के स्कूल भीषण गर्मी में भी खुले थे और उनके बेहोश होने की इस तरीके की जानकारी, इस तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का ये अहम फैसला देखा जा सकता है कि गर्मी के कारण वहां के स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। पहले 18 जून को खुलने थे स्कूल और अब 26 जून को खोले जाएंगे स्कूल। 25 जून तक स्कूल रहेंगे बंद और सीएम के आदेश के बाद शिक्षा मंत्री ने बढ़ाया है ग्रीष्मकालीन अवकाश। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो देखिए,
भीषण गर्मी के कारण छत्तीसगढ़ में बढ़ा दी गई हैं स्कूलों की छुट्टियां। 25 जून तक स्कूल बंद रहने वाले हैं। तो सीएम विष्णुदेव साय के आदेश के बाद, निर्देश के बाद शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बच्चों के स्वास्थ्य के मद्देनजर ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी लगातार देखने को मिल रही है। मॉनसून भी वहां अभी तक दस्तक नहीं दिया है, खासकर रायपुर की अगर मैं बात करूं तो, और उसको देखते हुए ये अहम कदम हो जाता है बच्चों की सुरक्षा को लेकर। रोहित मेरे सहयोगी सीधा जुड़ गए हैं मेरे साथ रायपुर से। रोहित, ये एक अहम कदम की तरह देखा जा सकता है क्योंकि गर्मी इस बार जानलेवा साबित हो रही है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के लिए ये जरूरी था। बिल्कुल अंजलि, देखिए महत्वपूर्ण फैसला है और बच्चों के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि देखिए गर्मी छत्तीसगढ़ में इफरात दिखाई दे रही है और जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो 42 से 43 डिग्री सेल्सियस आजकल भी जो दिखाई दे रहा है। बीते दिन की भी अगर मैं बात करता हूं तो कई ऐसे ज़िले थे जहां पर 42 से 43 डिग्री जो तापमान है वो दर्ज किया। ऐसे में बच्चे को स्कूल आज से खुलना था, आज की तारीख से तमाम बच्चे स्कूल जाने थे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला लिया है जिसके बाद बृजमोहन अग्रवाल जो कि स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि अब 25 तारीख तक छुट्टियां रहेंगी। वहीं 26 तारीख से यानी कि एक हफ्ते का समय बढ़ाया गया है। अब 26 तारीख से स्कूलें खुलेंगी और बच्चे जो है वो 26 तारीख से स्कूल जाते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर क्योंकि इस बार की गर्मी में घातक ये गर्मी साबित हुई है और कई लोगों की जान भी गई है, ऐसे में बच्चे के ऊपर कोई संकट ना, इसको लेकर ये फैसला लिया गया है। अगर गर्मी का प्रकोप फिर भी जारी रहता है तो क्या आगे और बढ़ाई जा सकती है ये तारीख, रोहित? बिल्कुल, देखिए अंजलि, ये संभावना बनी हुई है क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि जब पूर्ववर्ती भाजपा सरकार थी तभी भी फैसला लिया गया था और एक साल ऐसा भी आया था जब 25 से 26 जून के आसपास भी भीषण गर्मी पड़ रही थी। तो उस कंडीशन में 1 जुलाई को तय किया गया था, तब 1 जुलाई से स्कूल खुली थी। तो ये संभव है कि अगर गर्मी इसी तरीके से रहती है, मानसून की दस्तक नहीं दिखाई देती, हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 1 से 2 दिनों पर मानसून रायपुर पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी अगर मानसून नहीं पहुंचता है तो 1 जुलाई तक भी ये तारीख जो है वो बढ़ाई जा सकती है। बच्चों के स्वास्थ्य के मद्देनजर ये बेहद महत्वपूर्ण कदम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम अपडेट्स के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में शिप्रा के रामघाट पर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी वहां मौजूद रहे। कैलाश विजयवर्गीय से बात की हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी ने, सुनवाते आपको। धार्मिक नगरी में धर्म की गंगा बह रही है और गंगा दशहरे पर मुख्यमंत्री के साथ आज पूजा अर्चन किया है, शिप्रा का पंचामृत अभिषेक किया और 108 मीटर की यहाँ पर माँ को चुनरी अर्पण की गई। कैलाश जी भी हमारे साथ हैं। सर, धर्म की गंगा बह रही है उज्जैन में। बिल्कुल, महाकाल की नगरी, यहाँ तो धर्म की गंगा बहेगी और जब धार्मिक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो उसमें और सोने में सुहागा हो जाता है। तो मुझे गर्व है कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मैंने सबसे पहले 2004 में गुरु शरणानंद जी की आज्ञा से यहाँ पर हमने चुनरी चढ़ाने का कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। पर आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 24 साल बाद भी इतना भव्य आयोजन यहाँ पर हुआ और ये मुख्यमंत्री जी की जो आस्था है माँ शिप्रा के प्रति और सनातन धर्म के प्रति, मैं उनको साधुवाद करता हूँ। सर, सेस का नज़ारा भी अद्भुत होने वाला है क्योंकि सीएम ने घोषणा भी की कि इस बार शुद्ध जल शिप्रा का होकर ही रहेगा। निश्चित रूप से रहेगा और ये हमारी जवाबदारी है, हम शिप्रा जी के शुद्ध जल से सबको स्नान सर, ये थे हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय जिन्होंने विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत की है और उन्होंने कहा है 24 साल पहले मैंने भी माँ शिप्रा को चुनरी अर्पण की थी और मध्य प्रदेश के उज्जैन के बेटे डॉक्टर मोहन यादव ने उसी संकल्प को आगे बढ़ा। 20 सालों से लगातार शिप्रा परिक्रमा कर रहे हैं और माँ को आज आस्था के साथ यहाँ पर माँ को चुनरी अर्पित की गई है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। देखिए, मध्य प्रदेश का इस बार का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास रहा। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है और उसके बाद 6 मंत्री पद, केंद्रीय मंत्री पद भी मिले मध्य प्रदेश के मंत्रियों को। ऐसे में उसी में से एक नाम है शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान जब स्टेशन पर आए, वापस मध्य प्रदेश आए, तो सैकड़ों की भीड़ बाहर उनका इंतजार कर रही थी। वो पहली बार कृषि मंत्री के रूप में अपने मध्य प्रदेश लौटे हैं। लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। प्रदेश के मामा के पास अब केंद्र में कृषि विभाग की कमान जो है। आइए आपको दिखाते हैं शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश के सीएम बनने से देश के कृषि मंत्री बनने तक का सफर।
ये मामा की लोकप्रियता ही कहेंगे जो उनकी जीत का शोर सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली तक सुनाई दिया, जिसे देखो सभी ने यही पूछा कि मामा दिल्ली कब जा रहे हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दे दिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस ओर पहले ही इशारा कर दिया था कि जीत के बाद वो शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली ले जाना चाहते हैं। विदिशा में उम्मीदवार है हमारे भाई शिवराज जी, और यहां पर उम्मीदवार है हमारे दुर्गादास उइके जी। ये दोनों मेरे साथी संगठन में मैं शिवराज साहब के साथ काम करते थे, वे मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री था, हम साथ काम करते थे। वो पार्लियामेंट में गए थे तब मैं महामंत्री के नाते साथ में काम करते थे। अब फिर मैं एक बार उनको ले जाना चाहता हूं। कृषि मंत्री बनते ही वो किसानों के लिए एक्टिव हुए और बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि 18 जून को पीएम मोदी 9 करोड़ 3 लाख किसानों को बड़ा तोहफा देंगे और 12 राज्यों में कृषि सखी कार्यक्रम की शुरुआत का भी ऐलान किया। 18 जून को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे, हस्तांतरित करेंगे। कृषि सखी कार्यक्रम अभी 12 राज्यों में हमने प्रारंभ किया है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश और मेघालय में ये शुरू किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली में जाते ही अपनी छाप छोड़ी और चंपा का पौधा रोपा। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश लौटे शिवराज सिंह चौहान ने आम इंसानों की ही तरह ट्रेन में सफर किया और यात्रियों से मुलाकात की। इस दौरान एक महिला यात्री से बातचीत करते नजर आए। विदिशा में बम्पर जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली जाना तय था। वो न सिर्फ खुद 8 लाख वोटों से जीते बल्कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जीत में बड़ी भूमिका निभाई। दिल्ली के चुनाव प्रचार में भी उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा। शिवराज सिंह चौहान के सियासी सफर पर नजर डाले तो 2024 में विदिशा से उन्होंने करारी जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा को 8 लाख वोटों से हराया है। मध्य प्रदेश की ये दूसरी सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। 5 बार के सांसद और विधायक रहे हैं। एमपी के 4 बार सीएम रहे। 1990 में पहली बार बुधनी से चुनाव लड़ा था। 1988 में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका दिल्ली जाना तय हो गया था। लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ प्रत्याशी की भूमिका निभाई बल्कि पूरे राज्य में मिशन 29 के लिए अपनी ताकत भी झोंकी। उनकी मामा वाली छवि और योजनाओं का असर लोकसभा चुनाव के परिणामों में भी साफ दिखाई दिया। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार बड़ी जीत दर्ज की और पहली बार सभी 29 की 29 सीटों पर कब्जा कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार भोपाल पहुंचे। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। गुना से लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्रीय मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया अब संचार मंत्री बन गए हैं। अब जरा गुना के महाराज के संचार मंत्री बनने के सफर पर भी एक नजर डाल लीजिए। मध्य प्रदेश के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया की नामांकन रैली ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी इस रैली ने विपक्षी नेताओं के पसीने छुटाने का काम किया था। असल में हुआ भी कुछ ऐसा ही। गुना लोकसभा सीट से चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह को करीब 5,12,158 वोटों से हरा दिया। उन्हें मोदी कैबिनेट में सिविल एविएशन एवं इस्पात मंत्री बनाया गया है। ग्वालियर पहुंचते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का जोरदार स्वागत किया गया। रोड शो के बाद सिंधिया ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत माताजी कैलाशवासी राजमाता माधवी राजे सिंधिया जी की स्मृति में परिवार के साथ वृक्षारोपण भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीसीसीआई सचिव जय शाह के साथ माधव राव सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की आधारशिला रखी। सिंधिया की मध्य प्रदेश में ग्रैंड एंट्री हुई, लेकिन चेहरा मुरझाया हुआ था। वजह थी कि उनकी इस प्रचंड जीत को उनकी मां देख न सकी।
ठीक ऐसे ही उनके पिता भी पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसद पहुंचने का सफर देख नहीं सके थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और पिता दोनों ही अब उनके साथ नहीं हैं, लेकिन आशीर्वाद ही समझें जो आज उन्हें फिर से प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में जगह मिल रही है। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि बुआ उमा भारती भी सिंधिया की तारीफ करते नहीं थकती हैं। तो वो अकेले मोदी जी से नहीं होगा, उनको सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। राम राज्य को लाने के लिए भगवान राम को सहयोगियों की जरूरत पड़ी थी, हनुमान की जरूरत पड़ी थी, लक्ष्मण की जरूरत पड़ी थी, गुरु वशिष्ठ की जरूरत पड़ी थी। सबने मिलकर के राम राज्य की स्थिति का निर्माण किया था। इसलिए मोदी जी को भी ज्योतिरादित्य की जरूरत बार बार पड़ेगी। कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साल 2020 में बीजेपी का दामन थामा था। उनके राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो पता चलता है कि साल 2001 में उनके पिता माधवराव का निधन हो गया था। इसके 3 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया औपचारिक तौर पर राजनीति में आए और उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। गुना में पिता की सीट पर भारी बहुमत से जीतकर संसद भी पहुंचे। 2004, 2009 और 2014 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना लोकसभा सीट से बम्पर जीत हुई। 2019 के आम चुनाव में अपने पूर्व निजी सचिव केपी यादव से ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना की सीट हार गए। इसके बाद 10 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार 2.0 का हिस्सा भी रहे हैं। 2020 में बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया राज्यसभा सदस्य बनाए गए थे, जिसके बाद उन्हें उड्डयन मंत्री बनाया गया और इस बार उन्हें टेलीकॉम मिनिस्टर बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बलौदा बाजार मामले पर सियासत लगातार जारी है। 18 जून को कांग्रेस देगी धरना प्रदर्शन के लिए जिलेवार प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। कांग्रेस 33 जिलों में करेगी प्रदर्शन। 18 जून को आयोजित कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के लिए जिलेवार प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने बलौदा बाजार हिंसा के बाद प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार की लचर व्यवस्था के चलते हुई है 10 जून की बलौदा बाजार की हिंसा और अब कांग्रेस प्रदेश के सभी 33 जिलों में प्रदर्शन का आयोजन कर रही है और 18 जून को होने वाले धरना प्रदर्शन के लिए जिलेवार प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। तो देखिए, लगातार बलौदा बाजार वाले अग्निकांड पे हिंसा पर अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है और उसी बीच सियासत भी गरमाई हुई है। अब कांग्रेस का धरना प्रदर्शन होने वाला है। सभी 33 जिलों में धरना प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी, जिसके लिए जिलेवार प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश गौरेला पेंड्रा मरवाही के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने आम की बगिया से अपने साथियों के साथ खुद पेड़ से आम भी तोड़ा और बाद में सभी के साथ मिलकर आम की पार्टी की। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्राकृतिक और आध्यात्मिक महत्व को भी विस्तार से बताया है। वनग्राम में आम की पार्टी हुई और ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी को छत्तीसगढ़ का किस कोने में आम का बगीचा है, किस कोने में सीताफल का बगीचा है, कहाँ जामुन है, सारी चीज़ें मालूम है। उनका एक लगाव मुख्यमंत्री रहते भी दिखता था और आज भी दिखा कि आम की पार्टी किस तरह की होती है। हम लोग के लिए बहुत नया अनुभव था। ये आमा नाला जो है हमारे छत्तीसगढ़ में आता है और वहाँ एक साधु ने 60-70 एकड़ ज़मीन में विभिन्न प्रजाति के आम का रोपण किया था दशकों पहले और उसके जो शिष्य हैं उसकी रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं। उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई फर्टिलाइज़र नहीं है और वो उसको बेचकर गुरु पूर्णिमा के दिन भंडारा करते हैं अपने गुरु के नाम से। तो जब जानकारी मिली तो मैं वहाँ गया था और ये दूसरे तीसरे बार हो गया मुझे जाते और वहाँ बैठ के आम पार्टी करो। विभिन्न प्रकार के आम, पके आम, पेड़ के पके आम सब साथियों के साथ हम लोग चूस के भी खाए, काट के भी खाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है बांट के खाए।